चैप्टर डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बुक में से भी इंपॉर्टेंट मार्किंग्स और क्वेश्चंस वगैरह बता दूंगी, राइट। बट हम पहले स्टार्ट करेंगे नोट्स के साथ। सो दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको डेवलपमेंट की एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन दे देती हूँ। डेवलपमेंट की आपको बुक के हिसाब से कई डेफिनेशंस मिलेंगी, बट आई थिंक दिस इज़ अ मोर एप्ट डेफिनेशन. It is defined as the systematic use of scientific and technological knowledge to meet specific objective or requirement. It is also an extension of the practical and hypothetical aspects of design, concept, discovery, and invention. Right. अगर आप ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन लर्न करना चाहते हैं तो ये पेपर में बहुत अच्छी लगेगी। बाकी एसेज डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, ठीक है। अब आपको डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट समझने हैं। द फर्स्ट इज समटाइम्स कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्सन एंड डिस्ट्रक्टिव टू अदर। अब क्या होता है कि डेवलपमेंट कभी कभार कुछ लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव होती है और वही डेवलपमेंट कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकती है, उनके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, किसी रिवर पर अगर डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उसके आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनको वहाँ की सेटलमेंट खाली करनी पड़ेगी, तो उन लोगों के लिए वो डिस्ट्रक्टिव है। और जो लोग उस डैम के ऊपर ट्रैवल करके जा सकेंगे, उनके लिए वही डैम कंस्ट्रक्टिव भी हो जाएगा, राइट। सो वहाँ की ट्राइबल के लिए डिस्ट्रक्टिव है। आई होप आपको ये पहला एग्जाम्पल क्लियर है। द नेक्स्ट इज डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट गोल्स, राइट। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, आपके गोल उस डेवलपमेंट को लेकर क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि जो बंदा डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसके लिए इनकम कैन बी अ गोल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम। गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट कैन बी अ गोल। इस तरीके से एक ही स्पेसिफिक चीज़ के अलग अलग एस्पेक्ट्स और आपके व्हाट वी कॉल गोल्स उससे रिलेटेड हो सकते हैं, राइट। नाउ द सेकेंड थिंग इज इनकम एंड अदर गोल्स। हमें डेवलपमेंट गोल्स को स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है। आई गेस आपने पहले भी पढ़ी होगा कि देर इज समथिंग नोन एज मटीरियल थिंग्स एंड देर समथिंग नोन एज नॉन मटीरियल थिंग्स, राइट। मटीरियल थिंग वो होती है जो आप पैसे से खरीद सकते हो। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, जैसे कि मनी, कार, हाउस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो पैसे से आ सकती हैं। नॉन मटीरियल थिंग्स वो होती हैं जिन्हें आप पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, लव, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये नहीं खरीद सकते। बट अब कुछ लोग कहते हैं कि मटीरियल थिंग्स लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं नॉन मटीरियल थिंग्स इंपॉर्टेंट है। बट वॉट एक्चुअली द ट्रूथ इज बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। आई होप आपको यहाँ तक एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट क्लियर है। यहाँ तक मेजरली इंपॉर्टेंट एक ये वाला पार्ट है कि डेवलपमेंट एक किसी के लिए कंस्ट्रक्टिव हो, किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। एंड द सेकेंड थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज दिस. Now we are comparing the development of different countries and states. So here it says comparison through national income हम यहाँ पे करेंगे. For comparing important attribute is income and development. अगर कहीं पे इनकम ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी. टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. हम कैसे कहते हैं कि इस कंट्री की इनकम क्या है, यही देखिए कि वहाँ पे लोग कितना कितना कमा रहे हैं। लेट्स सपोज एक कंट्री है जहाँ पे लोग 10 रुपये कमा रहे हैं, कोई 20 रुपये कमा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि टोटल इनकम कंट्री की क्या है। अगर दो लोग हैं, एक 10 कमा रहा है, एक 20 कमा रहा है, तो टोटल इनकम इज 30 rupees for that country. Similarly, total income of the country is the sum total of all the residents in the country. The next thing is average income. अब average income को हम per capita income भी कहते हैं, PCI, okay. It is used for different countries, different population. हर country की average income अलग होती है और उसकी population पे depend करता है. Comparison through per capita income. Per capita income का formula क्या है? Total income of the country upon total population. इट इज़ वेरी सिंपल। मैंने यहाँ पे आपको यही चीज़ समझाई थी कि जितने टोटल इनकम क्या होगी कंट्री की, जितनी क्या क्या है उस कंट्री में लोग अर्न कर रहे हैं। सिंपली पर कैपिटा इनकम होता है कि एक इंसान कंट्री में क्या कमा रहा है, कि एवरेज निकालने की कोशिश करो, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता कभी भी। ऑब्वियसली टोटल लोग जो कमा रहे हैं, जो हमने इनकम निकाली अपॉन पॉपुलेशन, राइट। इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है? It does not shows distribution of things between people. Example, small section has high income, high PCI, no proper idea about actual situation. अब होता क्या है कि अगर आपकी कंट्री में कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, दोज हु आर अर्निंग वेरी गुड, तो उनके अकॉर्डिंग भी पर कैपिटा इनकम निकल सकती है और कंट्री की एक्चुअल सिचुएशन क्या है इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। अब आपकी बुक में कुछ फिगर्स वर्ल्ड बैंक के भी गिवन है कि रिच, डेवलप्ड, लो इनकम कंट्रीज़ में क्या होती है, बट आप इंडिया का फिगर याद कर सकते हो कि जो कि $1820 पर एनम है,
राइट बाकी वो फिगर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम अदर क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे जिसमें हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी हायर क्लासेस में भी यूज़ होगा और इस पर मेजरली क्वेश्चन आता ही आता है। और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें सिंपल होने वाली है। लिटरेसी और नेट अटेंडेंस रेशियो पे 2 क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल वी विल कवर इट। सबसे पहले IMR इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज द प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर। सिंपल सा मतलब है 1 साल में 1 साल की एज से पहले मरने वाले बच्चे, और इन प्रोपोर्शनेट टू लेंगे हम उसे 100 बच्चे, 1000 बच्चे जो साल पैदा हो रहे हैं। दैट्स ऑल व्हाट IMR इज। लिटरेसी रेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7+ एज ग्रुप। सिंपली 7 साल से ऊपर के आपके कंट्री में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, दैट इज योर लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percent of the total number of children in the same age group। 14 से 15 साल के एज ग्रुप के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं आपकी कंट्री में जो स्कूल्स को अटेंड कर रहे हैं विद अ परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट विद वो बच्चे जो स्कूल्स नहीं अटेंड कर रहे हैं। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बोथ ऑफ दीज, ओके। BMI इज बॉडी मास इंडेक्स और ये बेसिकली हेल्थ स्टेटस को चेक करने के लिए यूज होता है। इसका फॉर्मूला भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कम टू इट। पहले इसकी स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन देख लो, ये कभी कभार कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नोन एज BMI इज यूज टू डिटरमाइन वेदर एन एडल्ट इज अंडर न्यूट्रिशन और नॉट। हमारे पास ना, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये डायग्राम से ज़्यादा समझ आएगा। BMI कैलकुलेट करते हैं हम वेट जो हम किसी भी इंसान का केजीज में लेंगे और हाइट का स्क्वायर, बट आपको हाइट मीटर्स में लेनी है, ठीक है, और आपका BMI कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर उस इंसान का BMI 18.5 एक आपकी नंबर है जिससे आप कैलकुलेट करोगे, 18.5 से ज़्यादा आ रहा है, सॉरी 18.5 ज़्यादा है और उसका BMI कम है, तो बंदा अंडर न्यूट्रिशन्ड है। इसी का ऑपोजिट, और अगर 18.5 BMI से 18.5 से 25 के बीच में उसका BMI आ रहा है तो वो इंसान नॉर्मल है, और 25 से ज़्यादा आ रहा है तो वो ओवरवेट है। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपना भी कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से। उसके बाद हम पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। राइट, मनी इन पॉकेट के नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर लिविंग, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इन्फेक्शस फ्री कम्युनिटी, आप पैसे से नहीं खरीद सकते। पब्लिक फैसिलिटीज़ बाय गवर्नमेंट बेस्ट चीप वे टू प्रोवाइड द गोल्ड सर्विसेज कलेक्टिवली, यानी कि जो चीज़ हम लार्ज स्केल पे पैसों से नहीं खरीद सकते, इट इज़ बेस्ट कि अगर गवर्नमेंट हमें उसे प्रोवाइड करवाए। अब आपने जनरल लाइफ में ये चीज़ सुनी होगी कि केरला इज़ अ मच बेटर प्लेस टू लिव बिकॉज वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स अच्छे हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है, डेवलपमेंट बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में अच्छा है। अब केरला में क्या है, बेटर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जो खाना होता है वो लोगों तक पहुँचाया जाता है, फूड इज़ बेसिकली ट्रांसपोर्टेड। एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, तो केरला क्यों अच्छा है, फूड की वजह से, हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से, और एजुकेशन फैसिलिटीज़ के वजह से। 3 रीज़न है केरला क्यों अच्छा है। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि आप डेवलपमेंट इस तरीके से करेंगे कि इन्वायरमेंट को भी हार्म ना हो और आपका भी डेवलपमेंट हो। राइट, जैसे कि अगर आप डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर, आपका हो सकता है एक्सेसिव माइनिंग ऑफ गोल्ड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से हार्म इन्वायरमेंट को पहुंचता है। पॉइजनस गैस पोल्यूशन के थ्रू, एयर वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ पीपल, ये सब चीज़ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, नॉट अ मच इंपॉर्टेंट टू गो इनटू डिटेल्स। Under globalization, particularly after 1990s, the farmers in India have been exposed to new challenges such as competition with the international countries. अब ना ये 1990 वाला ईयर स्पेसिफिकली क्यों है, ये आपको ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में पता चलेगा, क्योंकि इस टाइम इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था, बट इस वजह से, और ये ग्लोबलाइजेशन एग्जैक्टली क्या है ये आपको वहाँ पे पता चलेगा। आई एम नॉट टेकिंग यू इनटू डेप्थ ऑफ दिस कंसेप्ट बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट ये समझ लो कि जब फॉरेन कंपटीशन आपकी कंट्री में आने लग जाते हैं, यानी कि आप ग्लोबल लेवल पे compete कर रहे हो, और भी जो कंट्रीज़ में जैसे फार्मर्स हैं आप उनके साथ compete कर रहे हो। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग फॉर व्हाट ग्लोबलाइजेशन मीन्स हेयर, ओके। अब हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इन केस अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप अपने पास इसका एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो, बाकी दिस इज़ नॉट इन योर NCERT बट जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज।